चलिए तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना था, ठीक है, फॉर्मल चार्जेस के बारे में आज हमको डिस्कस करना था। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो फॉर्मल चार्जेस होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, आज थोड़ा मुझे नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा बीच में बंद ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज किसको बोला जाता है। नॉर्मली जो चार्ज होता है आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली चार्ज क्या होता है। कोई भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और इलेक्ट्रॉन को लूज करने, इन दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनमें चार्ज जनरेट होता है। जैसे मेटल होगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और नॉन मेटल होगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। नेगेटिव चार्ज तब बनता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और पॉजिटिव चार्ज तब जनरेट होता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको पता है। और ये नॉर्मल चार्जेस की बात मैं तब कर रही हूँ जब सिर्फ आप किसके चार्जेस को निकालेंगे, जो एलिमेंट का चार्जेस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर फॉर्मल चार्ज किसको बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल पे जितने एटम उस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए कंबाइन हुए हैं, उसमें से पर्टिकुलर हर एक एटम का जो चार्जेस मैं निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला, तब हम उसको फॉर्मल चार्ज के फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे फॉर्मल चार्जेस होते हैं वो रियल नहीं होते। रियल कौन होते हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू नहीं निकाला जाता है, बिकॉज इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म जो भी एटम प्रेजेंट है उसमें जितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, उसमें जितने लोन पेयर बन रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, चार्ज को निकालते हैं। तो ये कैसा होता है, ए पैरेंट होता है। ए पैरेंट का मतलब क्या है, ये इमेजिनरी होता है। मतलब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि उस एटम का चार्जेस उस मॉलिक्यूल में उतना होगा। रियल चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकाला जाता है, और ए पैरेंट चार्जेस जिसको विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला, जो फॉर्मल चार्ज का होता है उसके हेल्प से निकाला जाता है, जिसको हम फॉर्मल चार्ज के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, जिस मॉलिक्यूल का हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसमें शेयर्ड पेयर, या इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। मतलब कोई भी एलिमेंट या एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो शेयर करने के बाद उसमें क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसी बॉन्ड के बेसिस पे यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात की गई है। लोन पेयर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, उसको लोन पेयर के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। अगर ये दोनों चीजें किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, जब हम उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तब हम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड पेयर, विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि जो हमारा लेइस मॉलिक्यूल होता है, लेविस मॉलिक्यूल का मतलब जो लुईस मॉलिक्यूल होते हैं, लुईस मॉलिक्यूल जो है, अगर उनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो क्या नहीं करते हैं, फॉर्मल चार्जेस को में जो भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें वो जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्जेस के कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखिए, आखिर फॉर्मल चार्जेस किसी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम माइनस आप करोगे क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ आपका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, यहाँ पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, और यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन किया और एटम के लास्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है लेकिन वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करेंगे,
अनशेयर्ड के फॉर्म पे, और शेयर्ड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो के थ्रू आप इसको समझिए कि किसको शेयर्ड बोला जाता है और किसको अनशेयर्ड बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे जिसका एग्जाम्पल बताया गया है वो है आपका अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन। अब इसका अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं, लुईस स्ट्रक्चर का मतलब जो डॉट सिंबल होता है, जिसको हमको लुईस और कोसिल ने बताया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो वही स्ट्रक्चर अगर NH4 पॉजिटिव आयन का बनाती हूँ, तो इसमें ये बोला गया है कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्जेस से मुझे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये मेरा एक नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन से मेरे 4 हाइड्रोजन ने क्या किया है, रिएक्शन किया है। ठीक है, अब इस 4 हाइड्रोजन से ने रिएक्शन किया, तो सबसे पहले अगर इस मॉलिक्यूल में मुझे बोला जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एटम है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो या तो आपको नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने बोला जा सकता है, या तो आपको हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने बोला जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मुझे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने बोला जाएगा, तो इस फॉर्मूला में क्या लिखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5। तो आप क्या लिखोगे, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो नाइट्रोजन का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा। आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए 5। ठीक है, फिर माइनस करेंगे आप। माइनस के बाद नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्म पे है, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म पे है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मेरे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं बचे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 0। ठीक है, देन माइनस क्या लिखा है, हाफ लिखा है आपके फॉर्मूला पे। इसके बाद लिखा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है, ये चौथा बॉन्ड है। पर्टिकुलर मैंने बताया था कि एक बॉन्ड कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब जाके एक बॉन्ड बनता है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये दूसरा, तो ये 2, फिर 2 4, फिर 5 6 7 8 हो जाएगा। 8 हमारे क्या हो गए, पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 होने के बाद देखिए टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने प्रेजेंट हैं, 8। तो मैंने लिख दिया 8। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो मेरा वैल्यू आएगा 5 - 4। 5 - 4 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज होता है इन अमोनियम आयन मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये एक तरीका हुआ क्या निकालने का, फॉर्मल चार्ज निकालने का। इसके बाद किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं कि इन अमोनियम हमारा हाइड्रोजन आयन जो है इसका फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का मैंने निकाल लिया, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी। तो देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, माइनस आएगा, सॉरी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी 1 ही आएगा। अब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो शेयर्ड है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस क्या करोगे, हाफ। हाफ करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितने हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बोला गया है, चाहे आप 4 हाइड्रोजन का निकालो चाहे एक हाइड्रोजन का निकालो, बात तो वही है ना कि आपको हाइड्रोजन एलिमेंट का चार्ज निकालना है। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है भाई, एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से मेरा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका बचा क्या,
1 माइनस 1 बचा, तो आ क्या जाएगा आपका 0। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो 1 है, और आपके हाइड्रोजन का जो वैलेंसी ना बोला जाए, जो आपका फॉर्मल चार्ज है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है किसी मॉलिक्यूल का। नॉर्मल बात ये है कि अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता होगा और साथ में ओपन स्ट्रक्चर मुझे गिव किया जाएगा, तो आसानी से मैं किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकती हूँ, फॉर्मल चार्ज निकाल सकती हूँ। ये तो हो गया अमोनियम आयन के फॉर्म पे। ऐसा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है। इस बेस पे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो, एक ऑक्सीजन सेंटर पे प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन इस साइड पे, एक ऑक्सीजन इस साइड पे। अब देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 5 6। इसके भी बना लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद इसके बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 6 हो गए। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से बना लेते हैं ताकि शेयरिंग में हमको हेल्प करेगा ये। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, और इधर ये आपके 1 2 हो जाएंगे, ये 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दो बॉन्ड इस दोनों ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे गया कि कैसे हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ इन्होंने की है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ की है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा है पूछा जाएगा, तो O डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O। अब आप इसको किस फॉर्म पे लिख सकते हो, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, इसके अलावा ये स्ट्रक्चर इस साइड वाले ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ सकते हैं और इसके वाले ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड आ सकते हैं। तो या तो आप ऐसे बना लो या तो आप ऐसे बना लो, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोनों ही स्ट्रक्चर रेजोनेंस में जाता है, तो हम एक साथ डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास कितना अमाउंट है, जो अदर ऑक्सीजन है उसके पास ज्यादा हो जाएगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो। इस हिसाब से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप इसका तीनों ऑक्सीजन का क्या निकालोगे, फॉर्मल चार्ज निकालोगे। तो ये देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड O बन गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, और यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। 6 ना बोला जाए, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। ये आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो ये जो O3 का स्ट्रक्चर दिया है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ ये 8 कैसे हो गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिए हैं, बिकॉज उसके पास अनपेयर्ड हो रहा था, तो उसको पेयर्ड करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। या फिर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए इस ऑक्सीजन के साथ उसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर लिया है। जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते उनमें ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो अब देखिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। ये मेरा फर्स्ट ऑक्सीजन है मान लीजिए, ये मेरा सेकेंड ऑक्सीजन है, और ये मेरा थर्ड ऑक्सीजन है। अब मुझे बोला जाता है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन आप फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का क्या निकालिए, फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो फॉर्मल चार्ज में सबसे पहले फॉर्मूला पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 6 माइनस क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड कितने हैं फर्स्ट वाले पे, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस इसके बाद आ जाएगा हाफ। इसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, कितने हैं। तो देखो शेयर्ड कितने हैं, इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन ने ये एक बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया,
ये एक बॉन्ड है, 2 और इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये वाला एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो 4 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, -2 और -3 हमारा 5 बन जाएगा। तो 6 - 5 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे जो चार्जेस है वो कैसा है, +1 है या 1 है, इस फॉर्म पे आप इंडिकेट करोगे। ये मुझे मिल गया फर्स्ट ऑक्सीजन का चार्ज। इसके बाद सेकेंड ऑक्सीजन की बारी आती है। सेकेंड ऑक्सीजन मेरा क्या है, ये वाला है। अब देखो, इस ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, माइनस आप करोगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे। ठीक है, माइनस आप क्या करोगे, हाफ करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। थैंक यू। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब डबल बॉन्ड है मतलब एक बॉन्ड मेरा क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड के कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -4 और -2 -6 आ जाएगा। 6 - 6 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि जो सेकेंड हमारा ऑक्सीजन एटम है उसका फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। अब आप मुझे थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताइए कि थर्ड वाले ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। ड्रॉ आपके सामने बना हुआ है, फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। आप कैलकुलेट करके बताइए कि फॉर्मल चार्ज इसका कितना आएगा। मैम -1। हाँ, कैलकुलेट करके दिखाइए। कैलकुलेट करके बताइए। आंसर -1 आ रहा है। कैलकुलेट किए, बताओ रिया क्या क्या किया यस आपने। मैम। मैम फर्स्ट उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 6 होते हैं ऑक्सीजन में, देन फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसमें 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैम 8 आएगा, 6 कर रही हूँ। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8। हाँ, इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि ये देखो, ये 2 हो गया, ये 4 5, ये 6 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से है। अब करो कैलकुलेट। मैम फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, हाँ। -12 मल्टीप्लाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, हाँ, 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, -1 शेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 2। हाँ ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करा जाएगा एग्जाम पे ना, इसका स्ट्रक्चर गिव किया जाएगा और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको पर्टिकुलर हर एक एटम का इन अ मॉलिक्यूल फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। याद रखना, जो फॉर्मल चार्ज होता है एटम का, जो नॉर्मल चार्ज होता है जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकालते हैं, उससे कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। फॉर्मल चार्ज का इतना ही टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बोनेट आयन और नाइट्राइट आयन का, तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना आप सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर बताया गया है।
तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, H2 मॉलिक्यूल नेचर पे एग्जिस्ट करता है, आप सभी जानते हैं, और इनमें इन दोनों एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल के बीच में। तो इस सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर आपके लिए होगा वो कैसा होगा, 1 होगा। मतलब एक बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और नाइट्रोजन की बात करूं तो उसके बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेस पे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के बीच में दो एटम के बीच जो भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म पे शो किया जाता है। जैसे अगर एटम के बीच में इन अ मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम है उनमें डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2, और अगर एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का एटम का यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है। और उसका एग्जाम्पल दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म पे। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम वैलेंसी निकालते हैं तो इन तीनों के दोनों के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और 3 बॉन्ड के बेसिस पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए? मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जितने बॉन्ड को अपने ओपन स्ट्रक्चर में शो करेगा वही नंबर ऑफ बॉन्ड उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। अब जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात की जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के फॉर्म पे शो किया जाता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो भी आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है। एक एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो दूसरे आपके पास एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, 3 ही होगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। और ऐसे स्पीसीज का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो ये स्पीसीज हमारे क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, और हमारा नाइट्रोनियम आयन हो जाता है। और इन सभी में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। जो हमारा नाइट्रोजन है और साथ में हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जो हमारा नाइट्रोसोनियम आयन है, इन दोनों के बीच में, और इन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी 3 होता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर किससे रिलेट करता है पूछा जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, अगर किसी एलिमेंट के बीच में, जैसे यहाँ पे x और x एक एलिमेंट है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा कम है। जैसे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा मतलब बॉन्डिंग क्या हो गई, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मतलब पहले नॉर्मल इनके बीच में अट्रैक्शन था जब सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही डबल बॉन्ड आया मतलब उनको आपस में जुड़ने का जो एबिलिटी है वो भी बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड आने से वो एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, दो एटम के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता जाता है, और इसी अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एज कंपेयर टू जिनके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसको डिसोसिएट करना आसान हो जाएगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो उनको डिसोसिएट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर काफी ज्यादा होता है तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉन्ड
बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, और वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मुझे तोड़ने के लिए उसको उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो एंथैल्पी होती है हमारी, जिसको यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है, उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने वाली जो रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसके बारे में बात की जाए, जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है थोड़ा सा और कम हो गया। और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफी ज्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये हल्का सा वीक हो गया और इसको तोड़ना क्या हो गया, आसान हो गया एज कंपेयर टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर लेंथ पूछा जाएगा, बॉन्ड का लेंथ, तो देखो अगर दो लोगों को एक रस्सी से बांधा जाए तो उन दोनों में क्या होगा, काफी ज्यादा डिस्टेंस वो मेंटेन कर सकते हैं एक दूसरे में, हल्का सा जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन दो लोगों को अगर डबल रस्सी से बांध दिया जाए तो वो काफी टाइटली बाइंड हो जाएंगे। टाइटली बाइंड हो जाएंगे मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड का लेंथ था, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो और ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू सिंगल रोप। अगर मैंने सिंगल रोप यूज किया है तो उनके बीच में हो सकता है कि हल्का सा डिस्टेंस हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही डबल रोप यूज करूंगी डिस्टेंस और कम हो जाएगा, ट्रिपल रोप यूज करूंगी तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, दो एटम के बीच जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, जिसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने पर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एटम बॉन्ड नंबर इंक्रीज होने पर और ज्यादा पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से दो एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनको सेपरेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो बताया जा रहा है वो है आपका पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारा एज अ एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो किसका एग्जाम्पल ले लेंगे आप, एच एक्स का एग्जाम्पल ले लेंगे। ये आपका एच है और ये आपका एक्स है। तो ये एक्स हमारा क्या है, एक तरीके का हेलोजन हो सकता है। हेलोजन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से इनके शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट ना होके जो मेरा एक्स है उसके ज्यादा नजदीक चले जाते हैं और एक्स से डिस्टेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इक्वल चार्जेस नहीं आ पाता। और इक्वल चार्जेस ना आ पाने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड में क्या जनरेट हो जाता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, और इस पोलैरिटी की वजह से इनमें पार्शियल चार्ज आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा डेल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है पोलर कैरेक्टर। पोलर कैरेक्टर जो कि किसमें जनरेट हो जाता है, हमारे कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड के बीच में जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आखिर ये जो पोलर कैरेक्टर है इसके बेसिस पे क्या क्या पता किया जाता है और कैसे कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल, ये जो पोलर नेचर आपका जनरेट हुआ है, इसी पोलर नेचर की वजह से किसी मॉलिक्यूल में क्या होने लगता है, डाइपोल मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, डाई मतलब दो, डबल की बात की जा रही है, और पोल मतलब हमारे पास दो क्या होंगे, पोल होंगे, और इन दो पोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक आपका क्या होगा, नेगेटिव पोल होगा। तो इन्हीं आयंस के बीच में जो आपका मूवमेंट होता है उसको डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास दो एटम कंबाइन हुए हैं और वो कंबाइन होके किसी मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, ठीक है,
कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उनमें क्या जनरेट हो सकता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो सकता है। ओनली कोवैलेंट बॉन्ड की यहाँ पे बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ही पोलर नेचर जनरेट होता है, आयनिक बॉन्ड में पोलर नेचर जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह या एक पोल से दूसरे पोल में क्या होने लगते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं। जैसे इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो हो सकता है ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब चार्जेस का एक मूवमेंट होता है किसी अनदर चार्जेस के साइड पे, उसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जिसमें हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल पे कितना चार्जेस प्रेजेंट है पहले उसको निकालते हैं, कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और कितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम से उस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस निकालते हैं। और डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल का वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको डिनोट किया जाता है किससे, म्यू से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यू, इसको म्यू बोला जाता है। और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है पूछा जाएगा, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन या सिंबल ऑफ क्या बोल सकते हो आप, डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, जहां पर E हमारा किसको बता रहा होगा, जो चार्ज है हमारा, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज होगा उसके बारे में बताएगा, और जो डी है सेंट्रल मेटल एटम से जो सेंट्रल मेटल से जो डिस्टेंस है उसके साथ अटैच्ड एटम का, उन दोनों के डिस्टेंस को बताएगा। जैसे ए बी कोई मॉलिक्यूल है तो बी अगर मेरा सेंट्रल मेटल एटम है तो ए का बी से कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बताएगा। और जब ये दोनों वैल्यू मुझे पता होगी तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये आपको अगर पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव किया जाएगा और डिस्टेंस गिव किया जाएगा और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, म्यू इज इक्वल E इंटू डी, जिसमें E हमारा चार्जेस को बता रहा है और D हमारा किसको बता रहा है, जो डिस्टेंस है सेंट्रल मेटल एटम से अदर एटम का, या ईच एटम का जो अगर लेफ्ट और राइट साइड पे लगे हुए हैं। तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है उसको डिबाई बोला जाता है, और इसको कैपिटल D से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा एक डिबाई की वैल्यू कितनी होती है आपसे पूछा जाएगा, तो एक डिबाई की वैल्यू होती है 1 इंटू 10 टू द पावर 8 ESU। यहाँ पे ESU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक डिबाई का वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए डाइपोल मोमेंट, ये तो मैंने बता दिया कि किस फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस कुछ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास आयनिक है तो उस आयनिक मॉलिक्यूल पे डाइपोल मोमेंट कितना है इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोवैलेंट को मेंशन किया गया था, इसमें ये बोला जा रहा है कि आयनिक कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, ये हम पता कर सकते हैं किसके थ्रू, डाइपोल मोमेंट के थ्रू। मतलब अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें क्या आयनिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है या नहीं, और है तो कितनी है, ये हम पता करते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट से। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा और जो हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया होगा वो हमारा कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या, 100, बिकॉज हमको आयनिक परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब डाइपोल मोमेंट जो हमने ऑब्जर्व्ड किया है, और यहाँ पे म्यू हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ म्यू इज इक्वल E इंटू डी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमको किसी मॉलिक्यूल का क्या पता चल जाएगा, आयनिक कैरेक्टर पता चल जाएगा कि उसमें कितने % आयनिक कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंट है। इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है,
देखिए, ये आपका क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है कितना, 1.03 डिबाई है, और जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया गया है उसकी वैल्यू कितनी है, 6.12 डिबाई है। अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला मुझे गिव किया गया था इसमें मैं 1.03 डिबाई जो कि ऑब्जर्व्ड है और 6.12 डिबाई जो कि क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय कितना करूंगी, 100 करूंगी।